तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आपको पता है आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ स्पेशल चल रहा है, जिसमें आज हम आपको कराने वाले हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 3। ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर टाइप्स के क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट होंगे। प्लस आपको बताया भी जाएगा कि प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए और किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो क्लास नंबर 3 और इसी के साथ हम परसेंटेज के क्वेश्चनों को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जितने लेवल के क्वेश्चन आपसे यहाँ से यूपी पुलिस पूछ सकता है वो सारे यहाँ तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और आप सभी को पता है जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इस पर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है, ठीक है। यूपी पुलिस का आपका बैच चल रहा है और जिसमें आज हम करने वाले हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 3, ठीक है। परसेंटेज का वैसे तो एक क्वेश्चन आना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए, क्वेश्चन हमसे छूटे ना, सबसे जरूरी ये है, ठीक है। दो भी दे सकता है, जरूरी नहीं आपका फिक्स एक ही क्वेश्चन है, दो भी आ सकते हैं। लॉस प्रॉफिट में से 2 आए थे, इस बार परसेंट में 2 आए, चाहे लॉस प्रॉफिट का कोई संभावना कितने भी क्वेश्चन की नहीं है कि हाँ कि इस चैप्टर में से उतने ही क्वेश्चन आने, लेकिन आना हर चैप्टर में से क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है कि नहीं। और इसी के साथ हम सबसे पहले इसमें आज जो टाइप सीखने वाले हैं वो परीक्षा से संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें करेंगे, ठीक है। मतलब परीक्षा संबंधित प्रश्न, एग्जाम रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम रिलेटेड ठीक है, एग्जाम रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें सबसे पहले हम यहां पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, मैं सारी चीजें आपको बेसिक से समझाता हूं, क्योंकि अगर बेसिक समझ गए तो क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आप आसानी से कर पाएंगे। देखो पहला इसमें किस तरीके का सवाल बनेगा। पहले बनते हैं सवाल सिंपल, जिसमें केवल नंबर से पास फेल की बात होती है, नंबर से पास फेल की बात होती है, ठीक है। दूसरे बनेंगे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से कि 25% हिंदी में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए, सब्जेक्ट के हिसाब से, जिसमें केवल परसेंटेज की आपको बात बतलाई जाएगी। बात आई कि नहीं समझ। तो ये दोनों टाइप हमें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आयतन में, क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा। प्लस आपको सारी चीजें जितने भी यहाँ टाइप के क्वेश्चन रह गए अभी तक हमारे 2 क्लासेस में, उन सभी को यहाँ पे आज कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता चलूंगा ये किस लेवल का है और कितने लेवल तक का आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वो सबसे पहले अगर हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए आपने बचपन में इंटीजर पढ़े होंगे, ठीक है। इंटीजर आपको पता है 0, 1, 2, 3 से ही समझ लेते हैं। 1, 2, 3, -1, -2, -3, +1, +2, +3, ठीक है। देखिए इसको मान के चलिए आप, मैं पास की बात कर रहा हूं, इसको मान के चलिए आप, मैं फेल की बात। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, तुरंत आपका सवालों का आंसर आएगा, ठीक है। देखिए बेटा, मैं बात कर रहा हूं फेल की और किसकी, पास की। अगर मैं कहूं कि कोई बच्चा 3 नंबर से पास हुआ, कोई बच्चा 2 नंबर से पास हुआ, तो यहां तक गैप कम है, ठीक है। मैं कहूं कि कोई बच्चा 3 नंबर से फेल हुआ या 2 नंबर से फेल हुआ, यहां पे भी गैप कम है। बात आई कि नहीं समझ में, चीजें ये याद रखनी है। दूसरा, मैं कहूं कि एक बच्चा फेल हुआ और दूसरा बच्चा पास हुआ, तो गैप ज्यादा है। इसका मतलब ये है, सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूं, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं आपके दिमाग को, सिंपल सा। देखिए अगर वो बात करता है सवाल में पास और पास की, ठीक है, तो आपको करना है माइनस। वो बात करता है फेल और फेल की, तब भी आपको क्या करना है, माइनस। और वो बात करता है पास की या फेल की, तो आपको करना है केवल यहां पे प्लस। बात आई कि नहीं समझ में। क्या करना है, केवल नंबर्स में ये कंडीशन होगी, केवल मार्क्स में ये क्या होगी, कंडीशन होगी। बात आई कि नहीं समझ में। और हमेशा परसेंटेज का, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा परसेंटेज का अंतर देखना है। परसेंटेज का क्या देखना है, अंतर देखना है। चीजों को ध्यान रखिएगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बात आएगी नहीं समझ में। तो सवालों को तुरंत इसी तरीके से हम उड़ाते हुए चलेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी समझाऊंगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और इससे बनने वाले सवालों को हम आपको करा दे रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात आई कि नहीं समझ बेटा। तो सवाल देख लीजिए, सवाल कैसा आएगा। सवाल देख के भी आपका दिल खुश हो जाएगा और देखेंगे कि इसको कितना जल्दी हम कर सकते थे, तुरंत उड़ा देंगे सवाल को, घबराना नहीं है आपको। देखो
किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह 10 अंकों से फेल हो गया, 10 अंकों से फेल हो गया, बात आई समझ में। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 35% अंक लाया और वह 20 अंकों से फेल हो गया। ये 20 से फेल हुआ और ये कितने से फेल हुआ है, 10 से फेल हुआ, दोनों ही यहाँ पे फेल हुए हैं, फेल फेल शब्द आ रहा है, ठीक। तो परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक होता है टोटल मार्क्स, ध्यान से समझिए, टोटल मार्क्स, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पासिंग परसेंटेज बताइए, पासिंग मार्क्स बताइए, दोनों तीनों चीजें आपसे कहीं से, पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स पूछ सकता है, पासिंग परसेंटेज पूछ सकता है, पासिंग नंबर आपसे पूछ सकता है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा, देखिए किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी, मैं कहता हूं पहला विद्यार्थी, ठीक, इसको कितने मार्क्स मिले हैं, 40%। सिंपल सा तरीका समझ लीजिए भाई, 40% मिले हैं और ये 10 से क्या हो गया, फेल हो गया, 10 से क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी जिसको कितने मिले हैं, 35%, 35% मिले हैं और जो कि फेल हो गया है कितने से, 20 से फेल हो गया, 20 से फेल हो गया। चीजें आई समझ में। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, समझ लो, केवल ज्ञान की बात देख लो। क्या मैंने आपसे कहा था, नंबर्स में फेल और फेल आ रहा है तो आपको अंतर देख लेना, अंतर कितना हो गया, 10। यहां से परसेंटेज का हमेशा अंतर देखना है, कितना है, 5%। इसका मतलब यह है कि 5% 10 नंबर को डिनोट कर रहे हैं, तो 1% की जो वैल्यू होगी आपकी 2 होगी और 100% की जो वैल्यू होगी आपकी 200 होगी, मतलब एग्जाम 200 नंबर का था। आ गया तुरंत सवाल। अब मैं कहूंगा आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल यहां से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि 10 से फेल हुआ है और कितने से, 20 से फेल हुआ है, फेल फेल माइनस 10 बचा, परसेंट कितना है, 40 और दूसरा परसेंट कितना है, 35, कितना अंतर है, 5%, 5 10 के बराबर, 1 हो जाएगा आपका 2 के बराबर, तो 100 कितना, 200 के बराबर, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना ग्राफ बना के आपको इसलिए समझाता हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से बेटा समझ में आ जाए, नहीं तो उड़ाने में मुझे भी समय नहीं लगेगा। देखो ये शब्द यहाँ पे उत्तीर्णांक प्रतिशत गलत, उत्तीर्णांक गलत लिखा हुआ, उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। अब समझ लीजिए, उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक ऐसे भी नहीं लिखा जाता, मैंने भी हिंदी थोड़ा सा गलत लिख दिया, उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक लिखा जाता है ऐसे, उत्तीर्णांक, ठीक है। देखिए उत्तीर्णांक, और हिंदी में गड़बड़ हो जाए तो कोई टेंशन नहीं यार, हम तो मैथ के टीचर हैं यार, इंग्लिश हिंदी थोड़ी ना पढ़ाना है आपको। देखिए पासिंग परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। किसी परीक्षा में विद्यार्थी ए को 48% अंक मिले और वह 140 अंक अधिक लाया, मतलब पास हो गया, ठीक है। और उसी परीक्षा में विद्यार्थी बी को 35% अंक मिले और देखो इसको 48 मिले, इसको कितना, 35, और ये 42 अंकों से फेल हो गया। सिंपल सी बात है बेटा, देख लो यहां से परसेंट का अंतर देखना है, परसेंट का अंतर कितना है, 13%, ठीक है। पास और फेल है भाई, अधिक लाया तो पास हो रहा है, बाकी ये फेल हो रहा है, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 182। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, 14 आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा गया है पासिंग परसेंटेज। अब एक चीज समझना बेटा, सवाल में बहुत ही सिंपल सा शब्द समझा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा कैसे। ये 48% लाया, कितना लाया, 48, ठीक है, 48% लाया ना, और 48% लाकर कितने से कितने अधिक लाया है, 140, और ये 42 क्या लाया, फेल हुआ है। तो आप या तो इस नंबर से कंडीशन बना लीजिए, आप इससे, आप कहें सर इससे, तो मैं इससे बना दूंगा, आप कहें इससे तो इससे बना दूंगा। देखो पहले इससे बना लेते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि ये 140 लाया, तो मैं कहूं 140 जो है मुझसे कितना गुना है, 10। इसका मतलब यहां से मैं 10 का गुणा करूं तो ये 10% की वैल्यू कितनी है, 140, 140 लाया है, इसका मतलब ये कितना है, 48%। तो अगर मैं 48% में से यहां से 10% माइनस कर दूं तो बचा कितना, 38। तो पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 38%। आपका मन ना माने दूसरे से कर लीजिए, मन मानना चाहिए, 42। देखिए 1% की वैल्यू 14, तो 42 नंबर के लिए कितना परसेंट हो जाएगा, 3। अब 3% से हो रहा था फेल, तो कितने ला रहा था, 35, 3 जोड़ दीजिए तब भी कितना आ जाएगा आपका, 38। करना ही नहीं कुछ सवाल में, तब भी आपका 38 ही आएगा, ठीक है कि नहीं। बात को समझना है, सवाल को उड़ा देना है और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक पेज लेता हूं खाली और आपको समझाता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझ लीजिए।
फिर आपको सवाल, देखो मैं वेन डायग्राम पर अगर ले जाऊं तो इसके वेन डायग्राम बनते हैं, समझिएगा। वेन डायग्राम में रहेगी जीवन भर कंफ्यूजन, ठीक है, और वहां वेन डायग्राम आपको बनाना नहीं है, केवल मैं एक शब्द समझाऊंगा आपको, उसी से आपको करना है। तो वेन डायग्राम समझने की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है। कैसे, देखो अगर पास और पास और पास 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 पास, कितना, पास पास और पास, 3 बार आया ये सब, ठीक है। तो पास वालों की तुलना पास से करनी है, और अगर आया फेल फेल फेल, ठीक है, अगर आया फेल 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 तो फेल वालों की तुलना फेल से करनी है। हमें ऐसा नहीं करना कि हम पास वालों का कंपेयर फेल वालों से करें और फेल वालों का कंपेयर पास वालों से, बिल्कुल नहीं। यहां पर जो सब्जेक्ट के हिसाब से कंपेयर करना है वो पास का पास से करना है और फेल का फेल से करना है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। और अगर बात क्लियर होगी तो एक छोटा सा यहां पे सवाल आ चुका है आपके सामने, और इसको हम तुरंत उड़ा देंगे, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में, देखो कैसे, सवाल को पढ़िएगा। किसी परीक्षा में, देखो यहाँ सवाल जो चालू हुए तो वो 5वें नंबर से चालू हुए, तो उससे पहले वाले सवाल पिछले वीडियो में थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में, 50% अंग्रेजी में पास हुए तथा 40% दोनों में पास हुए। बड़े ध्यान से समझिएगा, देखो हिंदी में जो पास हुए हैं वो कितने हैं, देखो पास हुए हैं वो कितने हैं हिंदी में, 60%, ठीक है। और अंग्रेजी में पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं, वो हैं आपके कितने, 50%। बात आई कि नहीं समझ में, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई, कोई टेंशन नहीं है। अब देख लीजिए भाई, ये दोनों पास पास हैं तो दोनों पास पास को जोड़ लीजिए, कितना होगा टोटल, 110%, ठीक है। हमने दोनों सब्जेक्ट को जोड़ा, दोनों सब्जेक्ट में 110% पास हो रहा है, और मैं आपसे कहूं, ठीक है, मैं आपसे कहूं यहां पर कि दोनों में पास कितना दे रखा है, देखो दोनों में पास कितना दे रखा है, दोनों में पास दे रखा है आपका 40%। तो मैं कहूं कि ये भी पास और ये भी पास, पास पास है ना सब, तो पास को पास में से माइनस कर दो, बचा कितना, पास 70%। इसका मतलब 70% क्या हुए हैं, पास, और आपका आंसर आ गया। अगर वो पूछ लेता इसी सवाल में कि फेल कितने हुए हैं, तो हम फेल कितने बताते, 30%, आपका आंसर आ गया। आपको वेन डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आप कहीं से बिल्कुल होगी, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, काफी अच्छा सवाल है, टेंशन नहीं लेनी, सवालों में टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, मैथ में टेंशन नहीं लेनी भाई। देखिए ध्यान से, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 68% अंग्रेजी में फेल हुए, 35% दोनों विषयों में पास हुए, तो दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, देख लीजिए। देखो पहले हिंदी, पहले हिंदी, हिंदी, दूसरा क्या है आपका अंग्रेजी, कोई टेंशन नहीं। देखो पहले हिंदी में पास हुए हैं, पास दे रखा है, हिंदी में जो पास हुए हैं वो कितने पास हुए हैं, 40%। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजी में फेल हुए, लेकिन अंग्रेजी के दे रखे हैं फेल, फेल कितने दे रखे हैं आपके, 68%, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, और दोनों में पास दे रखे हैं, दोनों में दे रखे हैं यहां से पास, दोनों में पास कितना दे रखा है, 35%। बात आई कि नहीं समझ में। अब मुझे बताइए, यहां पर मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने आपको केवल इतना कॉन्सेप्ट बताया था कि पास 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 है तो ही कंपेयर करेंगे, फेल 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 है तो ही कंपेयर करेंगे, पास और फेल है तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, फिर हमें या तो पास पास बनाना पड़ेगा या फिर हमें फेल फेल बनाना पड़ेगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। देखो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई, ये पास है, ये पास है, तो इसको भी मैं पास बना लूं। जब 68% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 32% पास हुए होंगे, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, तो टोटल पास कितने हो गए, अब आप कहेंगे सर 72% पास हो गए, टोटल कितने हो गए, 72% पास हो गए टोटल। लेकिन ये कितने बता रहा है पास, ये बता रहा है पास, थोड़ा सा ये मार्कर में चेंज कर लेता हूं, ये कितने बता रहा है पास, ये बता रहा है 35% पास।
तो अगर मैं 35% पास को 72% पास में से निकालूं तो पास बचे कितने, 37% पास बचे। लेकिन आपसे पास वाले नहीं पूछे हैं। जब 37% पास हैं तो बाकी के बचे कितने, 63% फेल बचे, 63% फेल बचे। तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा भैया। केवल माइनस प्लस करना सिखाया है मैंने आपको इसमें, और माइनस प्लस से ही आपके आंसर आसानी से आ जाएंगे। आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, देखिए अब आ गया टाइप हमारा आय, खर्च और बचत। तो इसके लिए भी हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और बचत के आधार पर सवाल आएंगे तो उन्हें किस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। थोड़ा सा साउंड चेक कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, अब आगे हमें समझना है आय, खर्च और बचत के आधार पर। ठीक है, आय, खर्च और बचत के आधार पर हमें चीजों को समझना, देख लीजिएगा। ठीक है, देखो अब हम देख लेते हैं, बात कर रहे हैं आय, हम बात कर रहे हैं आय, खर्च और बचत। ठीक है बच्चा, आय, खर्च और क्या बात कर रहे हैं, बचत। ध्यान से समझ लीजिए कि सवालों में है कुछ नहीं, घबराना भी नहीं, टेंशन भी नहीं, तुरंत सवालों को उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, और हर टाइप का मैंने सवाल यहां डाला हुआ है इसमें। देखो केवल आपको इतना ध्यान रखना है, मैं आपसे सिंपल से वे में कहता हूं कि कोई व्यक्ति 3 रुपए तो खर्च कर रहा है और 5 रुपए कमा रहा है, तो बचा कितने रहा होगा। आप कहेंगे सर 2 रुपए बचा रहा होगा। भैया कमा 5 रुपए रहा है, 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, 2 रुपए। मतलब आय अगर उसकी 5 है, खर्चा उसका 3 है, और बचत कितनी हो जाएगी उसकी, 2 हो जाएगी। ये हो जाएगी आपके क्या, बचत। इसका मतलब आय जो बनेगी वो खर्च प्लस बचत को बनाकर मिलाकर बनेगी। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी 5 रुपए खर्च कर रहा है, 3 रुपए बचा रहा है, तो इसका मतलब 8 रुपए कमा रहा होगा। सिंपल सी बात है। अब इसमें भी 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनेगा सिंपल वे में, जिसमें ना आय में वृद्धि होगी ना खर्चे में वृद्धि होगी। दूसरे बनेंगे जिसमें आय और खर्च में भी वृद्धि हो सकती है, आय में, खर्च में, या फिर बचत में वृद्धि या कमी हो सकती है, वृद्धि या कमी हो सकती है। ठीक है, आय, खर्च और बचत तीनों में वृद्धि या कमी हो सकती है। तो 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, दोनों प्रकार के सवालों को हम कराते हुए चलेंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए सवाल ये आ चुका है और इसको करेंगे अब हम, देख लो। एक व्यक्ति मासिक आय का 22% घर किराए पर, 40% घर के खर्च पर और किराने के सामान पर खर्च करता है। ठीक है, और शेष 50% बच्चों की शिक्षा पर, अन्य प्रमुखों पर खर्च करता है। यदि मासिक बचत 3800 रुपए है तो आय और अन्य प्रमुख खर्च निकालिए। पहले देख लीजिए सवाल कितना सिंपल है। देखो पहले व्यक्ति कितने कितने खर्च कर रहा है वो जोड़ लीजिए। पहले वो कर रहा है 22% खर्च कर रहा है। टोटल इनकम मैंने बताई थी आपको 100 है, 100% लेंगे भाई टोटल इनकम में से ये खर्च कितना कर रहा है, 22% घर के किराए पर, और 40% खर्च कर रहा है आपका किस पर खर्च कर रहा है, 40% आपका किराने के सामान। किसी पे भी खर्च कर रहा हो तुम्हें क्या करना है, करने दो उसको खर्च, हमें तो केवल सवाल सॉल्व करना है। ये हो गया आपका 62%। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, लेकिन उसने ये कहा है कि शेष का 50%। अब शेष देखो, अब एक चीज समझना, ये 62 हो गया, 62 में से 100 में से अगर 62 गया तो बचा कितना आपका, 38%। बचा कि नहीं। अब 38 का 50%, 38 का 50% कितना होगा, 19 अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो बचत कितनी रहेगी उसकी, 19%। और 19% जो बचत है वो कितनी है, 3800 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, यहां पर 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 200। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां पे 20,000। ठीक है कि नहीं। देखो 19% की वैल्यू कितनी है, 3800। तो 19 दूना 2 बार जाता 200,
तो 100% की वैल्यू कितना 20,000। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, उसने इनकम नहीं पूछी, उसने कहा शिक्षा और अन्य प्रमुखों। कहां गई भैया शिक्षा? और शेष का 50% शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्च करता है। ठीक है, अन्य प्रमुखों पर खर्च करता है कितना 19%। 19% आप इसका निकाल के कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता देंगे, इस मानेंगे आप कमेंट भी कर देंगे। नहीं वैसे नहीं, तुमसे कितना भी कह लो, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो तभी तो आगे चीजें बढ़ेंगे। समझ लीजिए सवाल नंबर अगला। ठीक है, देखो रमेश ने सुरेश से 30% अधिक निवेश किया। सुरेश ने अरुण से 8,000 रुपए का निवेश किया और 40% कम निवेश किया। तो ये जो है, वैसे इसको आय खर्च का कहना बेकार है, ठीक है, लेकिन सवाल जो है वो पार्टनरशिप का है, फिर भी करा देते हैं। देखो आ जाए बीच में तो कोई टेंशन नहीं, परसेंट से रिलेटेड तो है। रमेश सुरेश से 30%, तो इसमें 3 व्यक्ति हैं, रमेश सुरेश और अरुण। रमेश सुरेश और क्या अरुण। ठीक है, चीजों को समझ लीजिएगा, सवाल अगर बीच में आ भी जाए तो कोई टेंशन नहीं। रमेश ने सुरेश से 30% अधिक निवेश किया। रमेश ने सुरेश से 30% अधिक निवेश किया है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और अरुण ने जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया है से 40% कम है। ठीक है, सुरेश ने अरुण से निवेश किया, सुरेश ने अरुण से ठीक है, सुरेश ने अरुण से 40% क्या किया है, कम निवेश किया, 40% कम निवेश किया। ठीक है, तो यहां से इसको 100 मान लो बेटा, ये 40% कम हो गया 60 हो गया, 30% अधिक हो गया तो ये हो गया आपका 6 18, 18 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 78, 78। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कितना, यहां से किसका दे रखा है, अरुण का 8,000, तो ये 8,000 के बराबर हो जाएगा आपका, ये 8,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 8,000 के बराबर हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 80। ठीक है, आपसे पूछा है टोटल आपको जोड़ लेना है ये सब, 160 तो ये हो गया बेटा, और 78 आपका ये हो गया, तो ये हो गया आपका 8 और 7 और 8 13 का, 7 और 6 13, और ये हो गया 238। गुणा कर लेना आपको 80 का और आपका आंसर आ जाए। ठीक है कि नहीं, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई करके दिखाई, मल्टीप्लाई आपको खुद करने भैया, सवाल वहां सेम थोड़ी ना आएगा, सवाल की डिजिट अलग आएंगे तो मल्टीप्लाई आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, देखो ये सवाल भी काफी अच्छा है, ये सवाल बहुत ही अच्छा है, काफी नहीं बहुत ज्यादा अच्छा है, इतना खतरनाक पूछ लेगा तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो चीजों को समझिएगा। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसने अपने वेतन में 1,000 रुपए की वृद्धि कर दी, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिससे खाने पर उसका खर्च कम होकर, जिसके कारण नहीं है, इसके कारण मिसप्रिंट, लिखाई में मिसप्रिंट, कारण खाने पर खर्च को होकर 27% हो गया। देखो इन चीजों को समझिएगा। ठीक है, अगर मैं बेटा आपसे कहता हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहता हूं कि उसकी इनकम x थी, ठीक है, x थी, x के बाद उसने 33% खर्च कर ही रहा था। ठीक है, अगर 1,000 रुपए की वृद्धि हो जाती है, अगर उसकी इनकम में 1,000 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो उसने अब अपने खर्च को कर कितना दिया है 27%, उसका खर्च कितना कम हो गया 27%। इन चीजों को समझिए, और ये हो कितने के बराबर जाएगा 33% के बराबर। बात है कि नहीं समझ में, इनकम का 33%। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। देखो वृद्धि कितनी हो रही है 1,000 रुपए, और उसने कहा है खर्च कम होकर 27% हो गया, तो केवल आपको 27% निकाल देना 1,000 का, 27% निकाले तो कितना आ गया 270। ठीक है, यहां से परसेंट में अंतर कितना है, केवल 6% का, 6% जो है 270 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमें निकालनी 1% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू आएगी, 3 से काटिए पहले ये 9, 3 नाम 27 90, और फिर 2 बार ये कटा, 2 से 45, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 45। तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 4500। और क्या है सवाल में, मुझे बताइए, है कुछ सवाल में, आ गया आंसर आपका। ठीक है कि नहीं, ऐसे सवाल आ जाते हैं कृतिका के पास, ये भी खर्च बचत पर आधारित है। ठीक है, बात आएगी, एक सवाल और बनता है इसमें से, उसको मैं बताऊंगा आपको। देखिए कृतिका के पास 21,450 रुपए थे, उसने इस राशि का 16% वाहन खर्च पर किया, फिर उसने शेष का 50% राशन पर खर्च किया, फिर उसने इंटरनेट पर
991 रुपये खर्च किए, अब उसके पास कितने रुपए बचे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सब, कुछ नहीं सब। देखो सबसे पहले 21,000 कितना है? 450। इसमें से खर्च कितना किया उसने? 16%। 16% खर्च किया तो बचा कितना? 84। उसने फिर शेष का 50%, 50% का मतलब बचा कितना? 50, 50 बटे कितना हो जाएगा? पहले इसकी बचत को हम निकाल लेते हैं, ठीक है, बचत को निकाल लें, शेष के आधार पर मल्टीप्लाई होता है। 50 से कितना? 1/2 तो ये आगे बेटा है, और यहां से अगर मैं इसको काटूं 4 से 21 और 4 से कितना? 25, 25 दूनी हो जाएगा ये 50, 50 से 0 को उड़ा देंगे हम यहां से, ठीक है, और 5 से इसको हम 5 को भी उड़ा देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 45 गुणा 21, ठीक है, ये आ जाएगा। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक, 21 45। चीजों को समझिए, देखो यहां से हमने ये काटा था बेटा 0 से, 0 से हमने 1/2 ये आ गया था हमारा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 4 से कितना? 21, 4 से कितना? 25, यहाँ से 25 आ गया। ये तो हमने काट ही दिया था, हमने गड़बड़ काट दिया, देखो गड़बड़ काट दिया ना अभी, दोबारा लिखता हूँ इसको, ठीक है, गड़बड़ कट गया, देखो एक गड़बड़ कट जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। देखो कितना? 21,450, यही तो बेटा, ठीक है, 21,450, ठीक है। पहले कितना खर्च किया? कॉन्सेप्ट वही है, हम कॉन्सेप्ट नहीं बदलना, कट गलत गया वो बात अलग है, ठीक है। और उसके बाद 50% बचा 1/2, सीधा सीधा इसको लिख देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन हो जाती काट पीट में, देखो ठीक है। 4 से कितना? 21 और 4 से कितना? 25, 25 दूनी हो जाएगा 50, 50 का मतलब 0 से 0 गया, 5 से इसको उड़ा दीजिए, 5 चौका 20, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 9 45, ये हो जाएगा 429 गुणा 21, ठीक है। 429 का 429 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 858, ठीक है। ये आएगा आपका 9 और ये आएगा आपका 10 का 0 और यहाँ से भी आ जाएगा 10 का फिर 0 और यहाँ से आ जाएगा 9009, ठीक है। अब देख लीजिए इसने क्या कहा है, फिर 991 रुपये खर्च और कर देता है, तो 991 रुपये इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आसानी से कर देता हूँ यार, तुमको माइनस करके भी सिखाऊंगा एक, ठीक है, और छोड़ दिया मैंने गुणा तुम्हारे लिए। यहाँ से बचा 8, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 0 और यहाँ से बचा 8, 18 80 18, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर अगला, ठीक है, ये सवाल खत्म हो जाते हैं, लेकिन सवाल नंबर अगला हमारे पास है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए एक टाइप का जो सवाल बनता है वो हम आपको लिख रहे हैं, टेंशन नहीं लें। देखिए ध्यान से समझिए कि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की संभावना है। देखो राम के खर्च और बचत का अनुपात, तुरंत उड़ाने की ट्रिक बताऊंगा, घबराना नहीं है, सवाल इंपॉर्टेंट है। अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि तथा खर्च में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं ये मानता हूं कि, सुन लीजिए मेरी बात को, कि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आय खर्च बजट से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना 101% है।
समझ लीजिएगा, बात आए कि नहीं समझ में। तुरंत उड़ाना कैसे देख लीजिएगा। देखो मैंने क्या कहा था, आय, आय किस किस को मिलाकर बनती है, आय बनती है खर्च प्लस बचत को मिलाकर, खर्च प्लस बचत को मिलाकर क्या बनती है, आय बनती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसने सवाल में जो दे रखा वो यही दे रखा है कि खर्च और बचत 3 और 2 है, खर्च 3 है बचत 2 है, तो इनकम कितनी रही होगी 5। मैंने कहा नहीं था दोनों को जोड़ कर ही आएगा, ठीक है कि नहीं। अब उसने सवाल में केवल इतनी सी बात बोली है, क्या बोली है कि उसने कहा है आय 20% बढ़ जाती तो आपको सीधा सीधा इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 20 पंजे 100, ठीक। उसने कहा है फिर खर्च भी 12% बढ़ जाता है तो खर्च में भी 12 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 36। अब देखो आय में से खर्च गया तो बचत बची, अब आय 100 है खर्च 36 है तो बचत कितनी है अब आपकी 64, लेकिन बचत थी कितनी 2 का यहाँ पे आपको डिवाइड दे देना है, 32% उसकी बचत बढ़ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार के सवाल आने की संभावना बहुत अधिक ज्यादा है, कोई डाउट तो नहीं है। जिसपे मैंने मोस्ट लिख दिया ना, समझ लेना संभावना 101% है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे एक टाइप के क्वेश्चन इसमें और बनते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि या कमी, समझ लीजिएगा, मैं सवाल भी लिखते हुए चलूंगा। क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन में कमी या वृद्धि, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसमें से किस किस में से सवाल पूछा जाएगा वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, टेंशन आपको लेनी नहीं। पहला सवाल बनाना है हमें वर्ग से बेटा, दूसरा बनेगा हमारा रेक्टेंगल से, ठीक है, तीसरा बनेगा हमारा सर्कल से, चौथा बनेगा हमारा स्पेयर मतलब गोले से, पांचवा बनेगा हमारा घन से, और छठवां बनेगा हमारा घनाभ से। इतना ही लेवल आपसे पूछा जाएगा कांस्टेबल में, इससे ज्यादा लेवल आपका बढ़ाएगा नहीं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें शुरुआत कहां से करनी है, हमें करनी है वर्ग से। किससे करनी है, वर्ग से। तो एक एक करके मैं सवाल यहां लिखता हुआ चलूंगा और आपको मैं बताता हुआ चलो, ठीक है। देखो पहला सवाल वर्ग से कैसा बनेगा, ध्यान सुनो। यदि किसी वर्ग की भुजा को ठीक है 20% बढ़ाया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बात आएगी नहीं समझ। मैं सवाल यहां लिखता हुआ चल रहा हूं, जरूरी नहीं था कि आपको रटे हुए सवाल ही कराया जाए, सवाल कैसा हो, ठीक है, मतलब लिखे हुए, ठीक। देखो अगर वर्ग की भुजा जो है 60-20% बढ़ रही है, साइड कितनी बढ़ रही है 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना बेटा 1/5, इसका मतलब पहले साइड 5 थी बढ़कर कितनी होगी 6, ठीक है। एरिया स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे 25 और ये कर देंगे 36, ठीक। इसका मतलब कितना बड़ा है 11, कितने से 25 से बेटा, गुणा कितना 100, 25 से कितना 4, ये आ गया आपका 44 के बाद 11 चौका 44, 44% आपका आंसर आ जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है बेटा, घबराना नहीं है। अगला सवाल देखो, अगर जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से कहे, उस सवाल को इस तरीके से भी कह सकता है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 156% बढ़ जाता है तो उसकी भुजा
उसकी भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया होगा? बेटा सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ऐसा नहीं 4 सवाल रट लिए उन्हें समझा दिया। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाते हैं यहाँ। देखो वर्ग का क्षेत्रफल 156%, तो इसका मतलब पहले उसका जो एरिया था वो कितना था 100%, बढ़ के कितना हो गया 156 बढ़ा तो कितना हो गया 256। ठीक है, अब एरिया जो होता है देखो, एरिया जो होता है वो होता है 60 का स्क्वायर, और अगर हमें 60 चाहिए तो एरिया पर रूट हमें लगाना पड़ेगा, तभी तो हम 60 पे पहुंच पाएंगे भाई। ठीक है कि नहीं, तो हमें रूट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ये कितने का है 10 का बेटा, ये कितने का 16 का है। ठीक है, इसका मतलब 60 जो आ गई वो कितनी आई 10 से 16, कितनी बढ़ी है 6, कितने से 10 से, गुणा कितना 100, 0 से 0 60% आता है कि नहीं समझ में बेटा? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगल पे सवाल बनेगा। रेक्टेंगल पे कैसे? यदि किसी आयत की लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को, लेंथ और ब्रेड्थ होता है ना, चौड़ाई को 25% बढ़ाया गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, 25% बढ़ाया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है बेटा, जो सवाल यहां बन सकते हैं उतने लेवल को मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है बेटा, चीजों को समझ लीजिएगा। देखो आयत की लंबाई, देखो लेंथ और क्या ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और क्या ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की बात करें, लंबाई कितनी बढ़ाई गई 20%, 20% का मतलब 1/5 प्लस लगा दीजिए। चौड़ाई कितनी बढ़ाई गई बेटा 25%, मतलब 1/4। ठीक, मतलब पहले लंबाई 5 थी, बढ़कर कितनी होगी आपकी 6, चौड़ाई कितनी थी 4 थी, बढ़कर कितनी हो गई 5। अगर क्रॉस हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप पहले मल्टीप्लाई से कॉन्सेप्ट समझ, देखो L इंटू बी करते हैं तभी तो एरिया आता है निकल के, तो L इंटू बी करेंगे 20 ही आ जाएगा, L इंटू बी करेंगे 30 ही आ जाएगा। कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है 20 से बढ़ रहा है, गुणांक कितना है 100, 20 से कितना 5, 5 से कितना सीधा सीधा 50%। बात है कि नहीं समझ? अगर आप क्रॉस भी कर देते ना बेटा तब भी 5 से 5, 2 से ये 2, 2 से ये कितना 3, सीधा सीधा आपका 50%। ठीक है, 2 से 3। बात है कि नहीं समझ में? वृत्त से समझ लीजिए, वृत्त से सवाल सेम बनेगा, जैसे स्क्वायर की कंडीशन है वैसे वृत्त की कंडीशन है। देखिए कैसे, यदि किसी वृत्त का व्यास हो या रेडियस, दोनों में से, मतलब या तो डायमीटर हो या रेडियस, कोई भी बढ़ाए कोई टेंशन नहीं, यदि किसी वृत्त का व्यास ऐसा परसेंट 16 सही, ये लिख देते 16 सही 2/3% बढ़ाया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सेम कंडीशन, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कंडीशन क्यों सेम? क्योंकि यहां पे देखो इसका, देखो उसका एरिया होता था साइड का स्क्वायर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, तो कंडीशन तो स्क्वायर की तो बननी है, केवल इतना ध्यान रखना। देखो साइड कितनी बढ़ाई 16 से ही 2/3, मतलब 1 कितना 6, 6 से साइड कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, मतलब एरिया कितना बना इसका 36 से कितना 49। ठीक, यहां से 3 और 13 बढ़ रहा है, कितने से 36 से, गुणा कितना 100, कर लीजिएगा सॉल्व, इसको तुरंत आ जाएगा आंसर। बात आई कि नहीं समझ में? इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। अब सीधे पहुंचते हैं किस पर, घन पर। घन पर देख लीजिए, घन का जो आयतन होता है, आयतन घन से पूछेगा
या गोले से पूछेगा, टेंशन नहीं लेनी, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा किसी घन की भुजा को 40% बढ़ाया गया तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, समझ लीजिए। देखो 40%, 40% का फ्रैक्शन कितना है? 2 बटे कितना? 5। 2 बटे कितना? 5। क्या है? भुजा, साइड। ठीक है, 5 से भुजा बढ़कर कितनी होगी? 7। एरिया की कंडीशन देखें तो ये कितना? 25, और सॉरी, घन का मतलब होता है क्यूब, साइड का क्यूब, आयतन, एरिया नहीं, साइड का क्यूब। वॉल्यूम है ना, आयतन होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो 125 ये हो जाएगा और 7 का हो जाएगा 343। यहाँ से देख लीजिए, घटा लीजिए, 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से गया तो 218। कितने से? 125 से, गुणा कितना? 100। 25 से कितना? 4, 25 से कितना? 5, यहाँ पे 4, 18 चौका 72, 4 दूनी 8, 872 बट्टे हो जाएगा आपका 5। इसका दे देंगे डिवाइड, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, 5 एकम 5, और यहाँ से बचा 3, 5 सत्ते 35, बचा कितना? 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20, ये आ जाएगा 174.4%। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? अब देख लो, घनाभ से सवाल कैसा बनेगा? घनाभ में कितनी साइड होती है? 3। आयतन का बनेगा, सरफेस एरिया का बनेगा नहीं, क्योंकि सरफेस एरिया होता है 2LB, BH और HL। ठीक है, देखो कैसे। यदि किसी घनाभ की भुजाएं क्रम से 10%, क्रम से पे ये बिंदियां होती, ठीक है, 10%, 20% और 30% बढ़ाई गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देख लीजिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं घनाभ में। लेंथ कितनी? लंबाई कितनी? 10%, 1/10। ठीक, ब्रेथ कितनी? 20%, 1/5। ये कितना? 3/10। ठीक, समझ लीजिए बेटा। 10 से कितना? 11, 5 से कितना? 6, ठीक है, और 10 से कितना? 13। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। कट रहा है क्या? कट रहा है, यहाँ से काट लीजिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, काटने में झंझट में पा 100, 500 ये हो गया, और ये हो गया 66। 66 गुणा कर देंगे हम 13, तो 13 पंजे 65, 13 छिंगा 78, फिर 7, और फिर 13 छिंगा 78, 7 85, 858 हो जाएगा। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 छिंगा 78, और फिर 13 छिंग 78 और 7 85। ठीक है, कितना बढ़ रहा है यहाँ से? 358। कितने से? 500 से, गुणा कितना यहाँ पे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 7 35, और ये हो जाएगा 5 5 5 3, 71.6% हो जाए। ठीक है, तो क्षेत्रफल और आयतन पर इतने लेवल तक के सवाल आपसे पूछेगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बात आई कि नहीं समझ में? और
इनसे जो आपको परसेंटेज की पहली क्लास मिली, परसेंटेज की दूसरी क्लास मिली, परसेंटेज की तीसरी क्लास मिली, इससे बाहर सवाल आने की संभावना नहीं है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा झमेला ऐसा नहीं है। आप जो झमेले के सोच रहे हैं कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अंदाज़ा लगाने या किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। इतना लेवल आएगा, जितना मैंने कहा उससे कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। टेंशन आपको नहीं लेनी, क्योंकि हम जो करा रहे हैं, हमने प्रीवियस ईयर को भी देखा है, हमने दिल्ली पुलिस को भी देखा है, जीटी को भी देखा भाई, वो भी कांस्टेबल लेवल के थे। तो हमने सारी चीज़ों का अनुमान लगाकर ही आपको ये चीज़ें कराई जा रही हैं। इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, क्लासों को देखिएगा। प्लस आपके लिए धमाकेदार अब लॉस प्रॉपर्टी की क्लासें आएंगी। लॉस प्रॉपर्टी में बच्चों को बहुत दिक्कत है, क्योंकि पिछली बार हर सेट में 2-2 क्वेश्चन लॉस प्रॉपर्टी के मिले थे, डिस्काउंट का 1-1 क्वेश्चन मिला था, तो बच्चों को दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी हमारी क्लासेस देखने के बाद। ठीक, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट आपको करना है। ठीक है।